हे एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोशल क्लासेस 9 to 12 पे, जहाँ पर आपको मिलेगा क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू सीरीज, टेस्ट के लिए मोटिवेशन और टेस्ट पेपर्स, आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिलेगा हमारे इस चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10 हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, इस चैप्टर का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से आज हम डिस्कस करेंगे आपके 2024 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। ओके, उससे पहले जल्द से जल्द हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड सर्कल में सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? ओके, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन है 1789। ओके, 1789। और आपको अगर पूछता है कि कौन से डेट को फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, वो था 5 मई। ओके, 5 मई 1789 को आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो आपका शुरू हुआ था। ओके, फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए आपका एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो तो ही आपको पीडीएफ मिलेगा। ओके, और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, अगर आपको चाहिए तो। ओके, उसके बाद देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। आपका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ फ्रांस एट द टाइम? ओके, तब जो था ना, जो फ्रांस रेवोल्यूशन जो था उस वक्त पॉलिटिकल मतलब कौन से टाइप का गवर्नमेंट वहाँ पे था? वो था एब्सोल्यूट मोनार्की। कौन सा गवर्नमेंट था? एब्सोल्यूट मोनार्की का गवर्नमेंट था ड्यूरिंग 1789 से, और उस वक्त का जो टाइम था वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की वाला सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था। ओके, उसके बाद आपका देखिए है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट एम्फेसाइजेज द नोशन ऑफ यूनिटी कम्युनिटी एंजॉइंग द इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए कौन सा नोशन ऑफ कम्युनिटी था जो वो लोग मान रहे थे। हमने इस चैप्टर के पहले ही पेज में, पहले ही टॉपिक में पढ़ा था, वो ला पत्रे दैट मीन्स द फादरलैंड एंड द लेओ सिटीजन दैट मीन्स द सिटीजनशिप। ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 3 का जो ए नंबर है उसका आंसर ए ही होगा। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, देखिए, हाउ मेनी कलर्स डिड द न्यू फ्रांस फ्लैग? ओके, जो आपका जो नया फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद जो नया जो फ्रांस का फ्लैग आया उसका कलर कौन सा हो रहा था, मतलब उसका कलर कौन सा था? उसका कलर था ट्राई कलर, 3 कलर था। आपने देखा था ना, ऐसा एक फ्लैग था उसमें 3 कलर था टोटल। ओके, 3 कलर था, 3 कलर्स दिया हुआ था, तो उसको हम क्या कहेंगे? जो ट्राई कलर फ्लैग है। कौन सा कितना कलर है? ट्राई कलर, दैट मीन्स 3 कलर गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके, बाय हुम वाज द स्टेट जनरल इलेक्टेड? स्टेट जनरल जो था वहाँ पे फ्रांस में, तो वो किसके द्वारा सिलेक्ट किया गया था और किसके द्वारा चूज़ किया गया था? आंसर होगा एक्टिव सिटीजन। दैट मीन्स हमारे इंडिया पे जो 18+ जैसे सिटीजन होते हैं ना, वो वोट देते हैं, वोट करके अपना गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं। वहाँ पे भी जो एक्टिव सिटीजन थे, जो लोग वहाँ के सिटीजन थे, वो लोगों ने वोट दिया और अपना गवर्नमेंट चूज़ किया। उसके बाद देखिए, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द स्टेट जनरल? तो स्टेट जनरल का जो नया नाम था वो क्या था? उसको क्या नाम दिया गया? उसका नाम था कि नेशनल असेंबली। उसका नाम क्या था? नेशनल असेंबली। ऑप्शन सी जो होगा क्या? नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल का क्या नाम था? नेशनल असेंबली। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, वो क्या था? व्हाट एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ नेशन? ओके, नेशन के नाम पे कौन सा एक्शन टेकन किया गया था, कौन सा एक्शन लिया गया था, वो हम देखते हैं। उसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। दैट मीन्स हाइम्स आर कंपोज्ड, ओथ्स आर टेकन, माइट्स आर कमर्सेंट एंड द कस्टम्स ड्यूटीज आर एबलिश्ड। ओके, ये वाला जो स्टेप्स था वो लिया गया। ओके, ओके, उसके बाद आप देखिए आपका 8th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट टाइप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और सेटअप? ओके, वहाँ पे कौन सा टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो सेटअप किया गया था? देखिए एकदम ईजी, इसका तो आंसर एकदम ही ईजी है। आंसर होगा बी, दैट इज द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करेगा। आपने पढ़ा था ना, जो फेडरलिज्म आपका चैप्टर है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे ऐसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो आपका मैनेज करेगा। चलो अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए पहले, रीजनल डायलैक्ट्स आर डिस्काउंटेड एंड बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ईजी है। रीजनल जो लैंग्वेज है वहाँ उसको डिस्करेज किया गया था, मतलब उसको सपोर्ट नहीं किया गया था, और एक ही लैंग्वेज जो था फ्रेंच लैंग्वेज, उसको वहाँ पे एकदम ग्रेट प्रायोरिटी दिया गया। ओके, उसके बाद देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, व्हाट
व्हाट मिशन डिड द रेवोल्यूशनरीज डिक्लेयर एज द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच पीपल। ओके, फ्रेंच पीपल के डेस्टिनी के ऊपर रेवोल्यूशनरीज क्या मतलब कहना चाहते हैं, वो होगा आपका आंसर ए। ओके, टू लिबरेट द पीपल ऑफ द यूरोप फ्रॉम द डिस्पोजिशन टू द अदर पीपल ऑफ द यूरोपियन बिकम द नेशन। ओके, यूरोपियन को दूसरे लोगों के ऐसे डिस्पोजिशन से निकलना है और एक अच्छा नेशन बनाना है। ओके, अब देखते चलो 11th नंबर का आंसर। अब देखिए 11th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप। जो यूरोप की डिफरेंट सिटीज़ पे जो फ्रांस रेवोल्यूशन का जो बात फैल गया था उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए स्टूडेंट्स एंड द अदर मेंबर्स एंड द एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगन टू जॉइन द जैकोबिन क्लब। जो जैकोबिन क्लब में सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद देखिए आपका क्या है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द जैकोबिन क्लब। जो आपका जैकोबिन क्लब था उसका पर्पस, उसका मेन उद्देश्य क्या था, उसका मेन उद्देश्य था आपका कि टू होल्ड द एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स। ठीक है। सो उसका जो कैंपेन्स था, एक्टिविटीज़ था, जितने भी एक्टिविटीज़ करना था उसको, जो फ्रीडम और समथिंग, उसके लिए जो उसका कैंपेन एक्टिविटीज़ था, उसका मेन काम था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था जैकोबिन क्लब का। ओके, उसके बाद देखिए व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड द कैंपेन्स ऑफ द जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब ने जो एक्टिविटीज़ किया, कैंपेन्स किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट हुआ प्रिपेयर्ड द वे ऑफ फ्रेंच आर्मीज एंड मूव द डिफरेंट कंट्रीज। ओके, सो उसमें क्या, फ्रेंच आर्मीज ने डिफरेंट कंट्रीज में मूव टू किया, वो हुआ, ऐसा हुआ। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद आपका जो होगा, व्हाट कंट्रीज डिड द फ्रेंच आर्मीज मूव टू। तो फ्रांस का जो आर्मी था वो कौन से देश पे मूव हुआ, कौन से कंट्रीज में उन्होंने मूवमेंट किया था, वो देखिए। वो अपने मूवमेंट किया था कि स्पेशली हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच टू ऑफ इटाली। ओके, इटाली का बहुत जगह पे वो लोगों ने मूवमेंट किया था। उसके बाद आपका देखिए क्या हुआ, उसके बाद आपका है 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर है, व्हाट आइडिया डिड द फ्रेंच आर्मीज कैरी अब्रॉड फ्रॉम द। फ्रेंच आर्मीज ने कौन सा आइडिया कैरी किया फ्रॉम दिस रेवोल्यूशनरी। आंसर होगा आपका बी, दैट इज नेशनलिज्म। ओके, उसके बाद देखिए व्हाट डिड नेपोलियन डू इन हिज टेरिटरी वाज द अंडर द कंट्रोल। ओके, नेपोलियन ने उसको टेरिटरी में को अंडर कंट्रोल रखने के लिए कौन सा स्टेप लिया, क्या क्या किया, वो देखिए। जनरली उसने क्या किया, उसने देखिए आपका जो है सेट अबाउट द इंट्रोडक्शन इन द मेनी रिफॉर्म्स। उसने बहुत सारे रिफॉर्म किया, उसने बहुत सारे अच्छा काम किया फॉर द जनरल पीपल, और बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ दिए जिसकी वजह से वो उसको लोगों ने बहुत प्रेम दिया, प्यार दिया। ओके, उसके बाद देखिए 17, व्हाट टाइप ऑफ द रूल वाज द कैरिड आउट ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग द नेपोलियन। नेपोलियन ने कौन सा टाइप ऑफ रूल किया उसके दौरान, उसका जब रूल था उसके दौरान कौन सा टाइप का रूल किया, वो था मोनार्की। ओके, मोनार्की टाइप का रूल था उसका। ओके, उसके बाद देखिए नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड इन फ्रांस। ओके, नेपोलियन जो था ना, उसका क्या था, उसका कोई मतलब डाउट डेस्ट्रॉय द फ्रेंच, ऐसा कोई डाउट ही नहीं था, हम कह सकते। ओके, तो उसका आंसर होगा डेमोक्रेसी, क्योंकि नेपोलियन ने क्या, डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत कुछ किया इन फ्रांस। व्हाट डिड द नेपोलियन टू मेक द सिस्टम ऑफ एफिशिएंट एंड रैशनल इन फ्रांस। सो आपको क्या लगता है, नेपोलियन ने वो सिस्टम जो है उसको क्या मतलब अच्छा किया और समथिंग। सो इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड द रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड दैट मीन्स रूल्स रेगुलेशन के फील्ड में उसने बहुत अच्छा काम किया फॉर द फ्रेंच। और लास्ट क्वेश्चन दैट मीन्स 20 नंबर क्वेश्चन, नॉट लास्ट क्वेश्चन इज 50। वी विल डिस्कस द 50 क्वेश्चन। सो आपको बहुत टाइम लग सकता है, सो आप अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा भी स्किप मत करो, और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो। देखिए, व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 का सिविल कोड क्या होता है, ऑल्सो नोन एज। ओके, जो 1804 का सिविल कोड था उसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ये तो बहुत ईजी होगा आपका, नेपोलियन कोड। क्या होगा आपका, ये होगा आपका नेपोलियन कोड। चलो देखते हैं 20 नंबर 1 क्वेश्चन। व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट। ओके, सिविल कोड ऑफ 1804 जो था उसने कौन सा चीज़ स्पेशली लाया था, वो था आपका डिड अवे फ्रॉम द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। जो आपके बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस मिलता था, और वो जो था वो पूरा उसको उन्होंने मतलब एकदम मतलब हटा दिया। ओके, उसके बाद देखिए आपका व्हाट डिड which region was the civil code exported। जो सिविल कोड था वो कौन से रीजन में जनरली एक्सपोर्टेड हुआ था, वो था आपका डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड ग्रीक एंड मेनी पार्ट्स। ओके, उसके बाद देखिए आपका है व्हाट डिड द नेपोलियन डू इन हिज रूरल एरियाज एंड रीजन। तो देखिए नेपोलियन ने अपने रूरल एरिया और रूरल रीजन में क्या किया था, देखिए वो सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पहले भी बोला था, उसने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा किया था। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम बहुत अच्छा किया था। उसके बाद आपका जो था द फीड द पेशेंट्स एंड द फ्रीडम ऑफ द मोनार्की रूल। ओके, वो पूरा उसने बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया था। ओके, उसके बाद आपका व्हाट चेंजेस डिड द नेपोलियन ब्रिंग इन डाउट इन हिज टाउन। सो नेपोलियन ने अपने टाउन में कौन सा चेंजेस लाया था, नेपोलियन ने अपने टाउन में कौन सा सिस्टम लाया था, वो होगा आपका ग्रिड स्ट्रक्चर। जो ए नंबर का पॉइंट है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद इन द मिड 18th सेंचुरी द यूरोप दैट वाज द स्टेटस ऑफ द जर्मनी, इटली एंड द स्विट्जरलैंड
उसका क्या होगा, उसका होगा दे वर द डिवाइडेड इन द किंगडम्स, जो मिड 18th सेंचुरी था उस किंगडम डचेस उसमें हो गया था। उसके बाद देखिए व्हेन डिड द नेपोलियन इन्वेड इटली, नेपोलियन ने कौन से साल में इटली को इन्वेड किया था और इटली को मतलब अपने अंडर में कर लिया था, वो था 1797, दैट मीन्स 1797। जो आपका ऑप्शन बी है, आप देख सकते हो ऑप्शन बी है, वो होगा उसका आंसर 26 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद देखिए कि हुईच टेरिटोरीज वर इंक्लूडेड अंडर द हसबर्ग एम्पायर, जो हसबर्ग एम्पायर था उसके अंडर में कौन सा टेरिटोरीज था, कौन सा जो एरिया था हसबर्ग के, वो ऑप्शन ए होगा। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके लिए ये आपको बहुत अच्छा होगा अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं। उसके बाद देखिए व्हेन डिड द इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस इन द फ्रांच एंड द पार्ट्स ऑफ जर्मनी, ये तो बहुत ईजी है। दैट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ था आपके फ्रांच और उसके ज़्यादातर हिस्से में, वो होगा 19th सेंचुरी। ओके, कब होगा 19th सेंचुरी। ओके, कब होगा 19th सेंचुरी। दैट मीन्स जो आपका 1801 से लेकर 1899 तक वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन इस टाइम पर ही हुआ था। ओके, व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन, ये सॉरी लिबरलिज्म, ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबरलिज्म क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, लिबरलिज्म डिराइव्स द लैटिन वर्ड फ्रॉम लिबर, ठीक है, मीनिंग है फ्री फ्रॉम द लिबरल एंड द इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ओके, दैट मीन्स जो बिफोर द लॉ है आपको सब कुछ मानना पड़ेगा, सब कुछ चल के एवरीथिंग। ओके, उसके बाद है व्हाट इज सफरेज, सफरेज का मतलब क्या होता है, सफरेज का मतलब जनरली आपका होता है कि राइट टू वोट, दैट मीन्स वी कैन राइट टू वोट, दिस चीज़ हम कहते हैं ना इंडिया में हमारे पास वोटिंग का अधिकार है, हम वोट दे सकते हैं और समथिंग। ओके, इन द रेवोल्यूशनरी फ्रांस द राइट टू वोट एंड द गेट इलेक्टेड was generated exclusive to, वो क्या है, द प्रॉपर्ली ओइंग, ठीक है, प्रॉपर्टी ओइंग मैन, ठीक है, जिसके पास जो प्रॉपर्टी है बहुत सारा पैसा है वही वोट दे सकता है, ऐसा भी वहाँ पे रूल था। ओके, उसके बाद देखिए मार्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हसबर्ग टू नरमंग टू सेल इन द गुड्स एंड द, ओके, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा आपका ए नंबर ऑप्शन जो था 11 कस्टमरी बेरियर्स। ओके, उसके बाद देखिए व्हेन वाज द कस्टमरी यूनियन जोल्वरिन इन द फॉर्म द इन्वेशन द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। ओके, उसका आंसर क्या हो गया, तो बहुत ईजी है, इसका आंसर होगा आपका 1834, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा आपका 33 का आंसर। ओके, उसके बाद देखिए आपका 34 का आंसर क्या होगा, चलो 34, व्हाट डिड द कस्टम्स यूनियन एंड द जोल्वरिन डू। ओके, कस्टम यूनियन जो जोल्वरिन था वह आपको क्या कर रहा था, जनरली देखिए वो आपको जनरली एबोलिश द टेरिफ बेरियर्स जो ये था ये कर रहा था, ऑप्शन बी होगा आपका इसका आंसर। ओके, उसके बाद देखिए व्हेन वाज द नेपोलियन डिफीटेड, नेपोलियन कब डिफीट हुआ, नेपोलियन कब हार गया था, डिफीटेड मतलब हार गया होता है ना, सो नेपोलियन कब हार गया था, वो था 1815 में को नेपोलियन डिफीट हो गया था, मतलब हार गया था। ओके, व्हाट वाज द कंजर्वेटिज्म, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंजर्वेटिज्म उसका मतलब क्या होता है, उसको हमको क्या समझ आता है जब हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। ओके, उसका मतलब है मोनार्की चार्ज सोशल हायरार्की, ओके, फैमिली एंड शुड बी प्रिजर्व, जिसको हम कुछ प्रिजर्वेशन देते हैं, जिसके लिए हम कुछ प्रिजर्वेशन रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिज्म। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड द थ्योरी ऑफ वेना टेक प्लेस, जो थ्योरी ऑफ वेना कब टेक प्लेस हुआ था और समथिंग, वो था आपका 1815 ब्रिटेन प्रशिया, वहाँ पे वो आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और वो पूरा हुआ था। उसके बाद देखिए हु वाज द गुसिप मजनी, जो आपका गुसिप मजनी था वो गुसिप मजनी कौन था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो रहा है आपका 38 नंबर तक। गुसिप मजनी था इटालियन रेवोल्यूशनरी, जो इटली के लिए रेवोल्यूशन किया था और जो इटली के लिए फाइट किया था, ऑप्शन डी आपका हो रहा है इसका आंसर। ओके, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है 30 नंबर, हु सेड व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। और देखिए ये लाइन है ना, इसमें बड़ा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन भी आता है, जो किसने बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तब पूरे यूरोप को खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, ये किसने बोला था, ये बोला था जनरली आपके मैटरनिच जो साहब थे, मैटरनिच साहब ने ये आपको ये जो स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट दिया था। ओके, उसके बाद आप 40 नंबर देख सकते हैं, व्हाट हैपेंस एट द थेरेपी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832, जो कॉन्स्टेंटिनोपल था का जो वो हुआ था थेरेपी हुआ था 1832 में, उसमें जनरली क्या हुआ था, उसमें जनरली आपका जो ऑप्शन है डी होगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन द मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन द सपोर्ट्स टू बी स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। ओके, मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था समथिंग। ओके, 41 क्वेश्चन देखिए, इन व्हिच ईयर डिड ल्यूइस फिलिपिन्स फ्ली एंड द नेशनल असेंबली वाज द प्रैक्टिस इन द रिपब्लिक। ओके, कौन से साल में ऐसा हुआ था, वो हुआ था आपके अप्रोक्सीमेटली 1848 आपका जो ऑप्शन बी हो रहा है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1848। ओके, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स 42, व्हेन द पर्शिया टूक द लीडरशिप फ्रॉम द मूवमेंट, जो कि पर्शिया ने कब लीडरशिप मूवमेंट किया, नेशनल यूनिफिकेशन हुआ था, वो कब किया था, वो था आपका ऑटोवन बिस्मार्क, जो ऑटोवन एम्पायर का जो ऑटोवन बिस्मार्क था उसने किया था। उसके बाद देखिए हाउ मेनी
देखिए आपका 43 वाला क्वेश्चन वाज द ओवर द सेवरल ईयर्स इन द ऑस्ट्रिया डेनमार्क दो फ्रांस सो इसका आंसर तो बहुत ईजी है, इसका आंसर होगा 3 होगा। ओके, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। इन द जनवरी 1871 के जनवरी को हु प्रोक्लेम द जर्मन एम्पायर इन द सेरेमनी हेल्ड वर्सेटाइल्स। ओके, ये किसने प्रोक्लाइम किया था जो 1871 के जो उस दिन किसने प्रोक्लेम किया था? आंसर होगा आपका काइसर विलियम वन। ओके, उसके बाद है हु हैड सॉट पुट टुगेदर टू कॉर्केंट द प्रोग्राम फॉर यूनिटी ऑफ द इटली इन 1830। ओके, ये तो बहुत ईजी है, इसका आंसर होने वाला ऑप्शन सी, आपका जो गुसिप मैजनी था वो उन्होंने किया था। इन 1861 डैश दैट मीन्स कौन वॉज द प्रोक्लाइमिंग किंग ऑफ यूनियन इटली। 1861 में कौन जो प्रोक्लाइमिंग किंग था यूनियन इटालिया का, वो था आपका विक्टर एमेनुअल टू। ओके, उसके बाद डैश इज पार्ट ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटिंग ऑफ द इटालियन फ्रीडम फाइटर्स। कौन था इटालियन फ्रीडम फाइटर्स सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट, तो वो था मेटरनिच। ओके, कौन था? मेटरनिच। उसके बाद which areas was the most serious sources of the nationalist tension। ओके, 1871 में नेशनलिस्ट टेंशन में कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड था, वो कौन सा एरिया था? वो था आपका 48 वाला ऑप्शन होगा, वो था आपका बल्किन स्टेट्स। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं। ओके, आपका जो 47 होगा ना, 47 का आंसर आपका आंसर डी होगा। ओके, गुसिप गरीबल्दी। ओके, मैटरनिच नहीं होगा, गुसिप गरीबल्दी होगा। ओके, उसके बाद थोड़ा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। ओके, उसके बाद आपका जो ऑप्शन 49 मतलब क्वेश्चन 49 होने वाला है, वो आप देख सकते हैं, उसका आंसर होगा आपका ए नंबर, दैट मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत लंबा था ना, इसलिए नहीं पड़ा। ओके, सो आपका जो लास्ट था 50 नंबर, व्हाट वाज द ईलैंड फेयर को भी इनको द यूनाइटेड किंगडम। ओके, ये तो बहुत ईजी है, ये आंसर होगा आपका 1801 होगा आंसर इसका। ओके, सो तब तक के लिए आशा करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगता है। सो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हम आपके लिए हमेशा ट्राई टू बेस्ट करते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।